क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक आता है इवैल्यूएशन सिस्टम में, समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अगला हमारा है सीआरटी एंड एनआरटी। तो एक आउटलाइन इसकी समझ लेते हैं कि क्या है सीआरटी और क्या है एनआरटी। यहीं से आप इसको कंप्लीट समझ जाएंगे। सीआरटी होता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग, यानी कि जिसमें कोई क्राइटेरिया होता है सिंपली। दूसरे नंबर पर आता है एनआरटी, जो कि होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म क्या होते हैं कि आप ऐसे मान सकते हो कि कोई ग्रुप मान सकते हो, नॉर्म ग्रुप। ठीक है। तो सबसे पहले सीआरटी को समझते हैं। सीआरटी जो आपने प्लस टू तक की पढ़ाई की है वो आपका सीआरटी है, या फिर आप अंडर ग्रेजुएशन यूजी तक जितना भी आप किए हुए एग्जाम दिए हैं वो आपका सारा क्राइटेरिया है। कैसे कि 100 मार्क्स का आपका पेपर है, उसमें 33% नंबर आपको लेकर आने हैं। 33% नंबर आए तो आप पास होंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया पहले से ही सेट किया हुआ है। तो ये हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग होता है। इसके विपरीत जो आपका एनआरटी है वो आप यूजीसी नेट का एग्जाम मान सकते हो। इसमें कुछ भी पासिंग मार्क्स आपका पहले से डिसाइड नहीं है, उसमें केवल टॉप के बच्चे देखे जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 बच्चे मान लिया एग्जाम देने के लिए बैठे यूजीसी नेट में, और उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि हम 5 बच्चों को क्या देंगे, जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करेंगे, 10 बच्चों को हम केवल नेट के लिए क्वालिफाई करेंगे, और 15 बच्चों को हम ओनली पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये 5, 10 और 15 बच्चे डिसाइड कैसे होंगे इन 100 बच्चों में से? सबने एग्जाम दिए, अब जो हाईएस्ट नंबर आए 100 में से वो मान लिया कि 51 थे। ठीक है। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 50% नंबर लेकर आने हैं या फिर 33% नंबर लेकर आने हैं। या फिर आप मानो कि 100 बच्चे थे तो जो हाईएस्ट मार्क्स आए तो 33% तो इसमें 33 नंबर बने, लेकिन जो हाईएस्ट मार्क्स आए वो बने आपके 31। तो क्या अब सारे बच्चे फेल हो गए हैं? तो जवाब है कि नहीं, फेल नहीं हुए हैं सभी बच्चे। अब जो 31 हाईएस्ट हैं, तो जो हाईएस्ट यानी कि रैंक डिसाइड होगी इसमें कि फर्स्ट रैंक किसकी आई, सेकंड रैंक किसकी आई, थर्ड रैंक किसकी आई, फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक किसकी आई। तो जो 1 से 5 रैंक होंगी, चाहे नंबर कितने भी हैं, तो इनका वो जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। फिर उसके बाद 6, 7, 8 और कितने तक, 15 तक, 6 से 15 रैंक जिनकी होगी वो उनको क्या केवल नेट के लिए क्वालिफाई कर देते हैं। और उसके बाद 16 के बाद और अगले 15 हैं तो 30 तक ओनली पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए वो क्वालिफाई कर देते हैं। तो ये यहाँ पर एनआरटी जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसका प्रयोग किया गया है। तो अब इसमें आप डिफरेंस समझ गए होंगे दोनों में क्या है। ठीक है। अगर यही एग्जाम आपका सीआरटी में चलता तो 33% पासिंग मार्क्स होते। ठीक है। अगर यूजीसी नेट आपका सीआरटी पर चलता तो 33 नंबर मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। तो जबकि हाईएस्ट आए केवल 31, हाईएस्ट कितने आए, 31। तो अब किसी भी बच्चे को ना कोई जेआरएफ मिलेगा, ना नेट मिलेगा और ना केवल पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि सभी बच्चे यहाँ पर फेल हो गए हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम है वो एनआरटी बेस्ड है। तो अब जो हमारे नोट्स हैं जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। क्राइटेरिया कि जिसमें कोई फिक्स क्या होगा, सेट ऑफ क्राइटेरिया या फिर कोई स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएंगे कि 100 में से आपको कितने परसेंट में आपको पास किया जाएगा। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होता है। अब दूसरे विद्यार्थी के चाहे 100 में से 100 आ जाएं, अगर आपके 33 या 33 से ऊपर नंबर आ गए हैं तो आप पास हैं। बाकी के चाहे 0 आए, चाहे 100 में से 100 ले ले, उससे आपके स्कोर पर या फिर आपके पास या फेल होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट बोला गया है कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जो उसने स्कोर किया किसी एक स्टूडेंट ने, उसी के ऊपर जो है क्राइटेरिया चलता है। तो डिफाइंड इन परसेंटेज कि जैसे हमने देखा
कि 100 नंबर का अगर कोई एग्जाम है तो एक एग्जाम्पल की 33% जो है उसमें पासिंग मार्क्स हैं, तो ये परसेंटेज में चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हो कि अमित ने स्कोर किया 95 मार्क्स या फिर 95% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो परसेंटेज की बात हुई है, परसेंटेज जहां भी आपको दिखे वो सीआरटी में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा फिक्स क्राइटेरिया कोई होना चाहिए कि टाइपिंग स्पीड जो देवेंद्र की है वो 58 से WPM है, यानी कि वर्ड्स पर मिनट है। तो एक फिक्स क्राइटेरिया है कि जैसे मान लिया जिन भी एग्जाम्स में कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड मांगी जाती है तो उसमें क्राइटेरिया होता है कि जैसे मान लिया 50 वर्ड्स पर मिनट की एक लिमिट दे दी कि मिनिमम इतनी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, अगर इससे कम स्पीड आपकी है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इतनी है, 50 है या 50 से ज्यादा है तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो इसको, किसको, सीआरटी को। कोई इसमें फिक्स आपका क्राइटेरिया बन जाए तो वो आपका ये वाला टेस्ट हो जाएगा। अब इसके अपोजिट है हमारा एनआरटी, या फिर इसके विपरीत मान सकते हो, ये है मानक संदर्भित परीक्षण। इसमें अब जो भी डिफाइंड ग्रुप या फिर नॉर्म ग्रुप बनेगा उनकी परफॉर्मेंस को आपस में इवेलुएट किया जाएगा। जैसे यूजीसी नेट का जो एग्जाम था उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 100 स्टूडेंट्स ने वो एग्जाम दिया, यानी कि 100 स्टूडेंट्स का एक नॉर्म ग्रुप आपका बन गया। तो अब एक दूसरे की परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, वहां पर रिलेटिवली इवेलुएट किया जाएगा कि इससे मार्क्स किसके ज्यादा हैं। ठीक है, वहां पर एक कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको इतने परसेंटेज नंबर लेकर आने हैं, नहीं, सबसे ज्यादा 100 बच्चों में से कि ये जो ग्रुप बना है ग्रुप में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं तो वो फर्स्ट रैंक हो जाएगी, उसके बाद सेकंड रैंक, फिर थर्ड एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये एनआरटी चलता है। ठीक है, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑन दैट टेस्ट, कि उसी टेस्ट में दूसरे जो शिक्षार्थी या फिर दूसरे जो व्यक्ति हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया उसके आधार पर ही, उनसे कंपैरिजन करने के बाद ही जो है इसमें इवैल्यूएशन डिसाइड होता है, रिजल्ट डिसाइड होता है। तो कंपेयर किया जाता है इसमें स्कोर को अगेंस्ट द परफॉर्मेंस रिजल्ट ऑफ ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स। तो इसीलिए ये परसेंटाइल रैंक में इसको दर्शाया जाता है। रैंक ऑर्डर भी बोल सकते हैं या फिर ग्रेड कर्व कि कौन सी ग्रेड में वो पास हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो आप, जो हमने यूजीसी नेट का एग्जाम्पल आपके सामने लिया है कि उसमें रैंक डिसाइड होती है कि फर्स्ट रैंक किसकी आई। फर्स्ट रैंक का मतलब है कि उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स होने का मतलब ये नहीं है कि उसने 33% के क्राइटेरिया को पार कर लिया है। हाईएस्ट मार्क्स का मतलब है कि उस ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर उसी विद्यार्थी ने लिए हैं। ठीक है, तो इसमें रैंक डिसाइड होती है। एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो कि अमित स्टूड थर्ड इन मैथमेटिक्स टेस्ट। नंबर नहीं बताए हैं कि नंबर कितने आए हैं, जितने बच्चों ने, विद्यार्थियों ने वो टेस्ट दिया था मैथ्स का, तो उसमें तीसरे नंबर पर उसके हाईएस्ट मार्क्स थे अमित के। ठीक है, ऐसे ही राजेश ने 98% परसेंटाइल स्कोर किया है। इसका मतलब क्या है 98 परसेंटाइल का, कि केवल 2% कैंडिडेट ऐसे हैं, क्योंकि पूरा जो होता है वो 100 परसेंटाइल होता है। तो अब इसके 98 परसेंटाइल हैं, इसका मतलब 2% से ये चूक गया है। तो 2% जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने राजेश से अच्छे मार्क्स लिए हैं किसी भी एक एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये इसमें आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। तो ये था हमारा सीआरटी एंड एनआरटी। अब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सीआरटी। तो सीआरटी के लिए इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब तो पहली इसमें दी है, इट सपोर्ट्स फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या है, ये टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन में है हमारा, या फिर टाइप्स ऑफ टेस्ट मान सकते हो कि टाइप्स ऑफ टेस्ट में ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता क्या है और इसको ये क्या सपोर्ट करता है आपका सीआरटी। तो बिल्कुल सपोर्ट करता है। तो कोई एक फॉर्मेट यानी कि एक क्राइटेरिया उसमें डिसाइड किया जाएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपकी एक
जो भी आपने ब्लड टेस्ट करवाए हो कभी, उसका एक एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो कि वो एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वो चीज आती है। तो जैसे भी आपने टेस्ट करवाया होगा, कि जैसे एक सिंपल ले हम कि आपने एचबी का टेस्ट करवाया। अब एचबी आया आपका, मान लिया 11.2 ग्राम पर डीएल। तो उसमें आपको साइड में एक रेफरेंस भी लिखी मिलती है कि नॉर्मल कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल मान लो कि 11.9 मेल है ये, ठीक है, और 13.9 ऐसे लिखा हो। तो एक इस रेंज में है तो नॉर्मल है, इस रेंज में नहीं है तो 11.9 से कम तो लो एचबी, और 13.9 से ज्यादा तो हाई एचबी। ठीक है, तो यानी कि एक क्राइटेरिया सेट हुआ है इसमें भी। तो बिल्कुल ये आपका सीआरटी में है। टू नो इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन ए वेल डिफाइंड लर्निंग टास्क। तो पहले से ही वो लर्निंग टास्क क्या है वो अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो डिफाइन किया है तो वो भी आपका सीआरटी में है। टिपिकली फोकसेस ऑन ए मोर स्पेसिफिक डोमेन ऑफ एग्जामिनिंग बिहेवियर, कि ये फोकस करता है कि जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम ले रहा है, उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि उसने क्या डोमेन सेट किया है उस टेस्ट में या फिर उस सब्जेक्ट के इवेल्युएशन में। तो ये एग्जामिनी के ऊपर ही डिसाइड करता है कि जैसे मान लिया मैं क्लास टेस्ट ले लूं, उसमें आपको 10 नंबर का एग्जाम मैं दूं या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको दूं, तो उसमें से आपके मार्क्स आए, मैं पहले ही बोल दूं कि 4 नंबर जिसके आएंगे तो वो मतलब उसने अच्छी तैयारी की है, 4 से कम जिसके आएंगे उसने अच्छी तैयारी नहीं की है। तो एक स्पेसिफिक डोमेन उसने सेट कर दिया, तो सी भी आपका आएगा। तो सबसे पहले तो ए जिसमें नहीं था उसको कट कर दो। ठीक है, तो बी भी आएगा, सी जिसमें नहीं है उसको भी आप कट कर दीजिए, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशन या फिर रैंक, रैंक देखते ही, रिलेटिव पोजीशन देखते ही, रिलेटिव शब्द देखते ही आप एनआरटी में चले जाएंगे। ठीक है, फिर आता है टू असर्टेन एन इंडिविजुअल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू ए डिफाइंड अचीवमेंट डोमेन। तो जो उसका अचीवमेंट डोमेन है वो विद रिस्पेक्ट टू, उसने किसी दूसरे इंडिविजुअल का नहीं लिया है, उसने जो अचीवमेंट डोमेन है जो पहले से सेट है उसके आधार पर उसने इंडिविजुअल के स्टेटस को डिसाइड किया है, तो ये भी हमारा सीआरटी में आएगा। अगर यहाँ पर आपका लिखा होता विद रिस्पेक्ट टू अदर इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस तो आपका एनआरटी में चला जाता, लेकिन इसने किसके संदर्भ में लिया है ये, अचीवमेंट डोमेन के। ठीक है, तो ये आपका सीआरटी ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, when the test data tells us about a student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called। कि जब कोई आप परीक्षण करते हैं उसमें स्टूडेंट का लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी पता लगता है। जैसे सीआरटी में था हमारा कि परसेंटेज में डिसाइड होती है कि 98% का मतलब है कि 98 मार्क्स आए हैं इसके 100 में से। ठीक है, जबकि एनआरटी में ऐसा था, आपने ये बोला भी होगा किसी दूसरे विद्यार्थी के लिए कि उसको मैंने पढ़ाया या फिर मैंने उससे अच्छी तैयारी की थी, उसका तो जेआरएफ क्वालिफाई हो गया और मेरा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी जो है वो किसके ऊपर डिसाइड करेगी, एक डिफाइंड एरिया में अगर बात करें तो। जब एरिया डिफाइंड है कि किस एरिया में प्रोफिशिएंसी की बात की है तो वो आपका सीआरटी होगा। अगर एरिया डिफाइंड नहीं होता या फिर किसी दूसरे इंडिविजुअल की हम परफॉर्मेंस देखते उसमें तो वो हमारा एनआरटी हो जाता। ठीक है, तो क्या, जैसे मान लिया हाईएस्ट हमने मार्क्स लिए थे 31 आउट ऑफ 100, और आपने लिए मान लिया 32, या फिर एक विद्यार्थी ने लिए 29, तो क्या हम ये बोलेंगे कि 32 मार्क्स वाला ज्यादा प्रोफिशिएंट है या फिर ज्यादा सक्षम है, और 29 वाला कम सक्षम है? तो जवाब है कि नहीं, तीनों ने क्लियर किया है एग्जाम। तो प्रोफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में डिसाइड होती है, किसी डिफाइंड एरिया में डिसाइड होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, while रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट ए कॉलेज टीचर मेक्स यूज ऑफ परसेंटाइल रैंक्स। तो दोनों चीजें इसने दे दी,
परसेंटाइल भी लिख दिया, रैंक भी लिख दिया, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एनआरटी हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इतने सिंपल क्वेश्चन जो है सीआरटी एनआरटी से पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से देख लेना। कोई डाउट आपको लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को